शायद आपकी हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है। ये चार आपको जल संधियां दी हैं, बेरिंग जल संधि, सेमी ऑस्ट्रोवस्की रीड या फ्रॉम जल संधि, एम क्यूलर जल संधि। इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं अगर बात करता हूँ बेरिंग जल संधि की, तो बेरिंग जल संधि जो है वो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित एक जल संधि है। तो ये आपको याद रखना कि ये प्रशांत महासागर और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक प्रशांत और महासागर, दूसरा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो इन दोनों महासागरों के बीच में ये स्थित है और ये अमेरिका और रूस को अलग करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेरिंग जल संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अगर मैं बात करता हूँ विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात हो जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3212 फीट है। कितनी हो जाएगी, 3212 फीट लगभग इसकी ऊंचाई है। अगर मैं इसी जगह पे भारत की बात करता हूँ कि भारत में सबसे ऊंचे की बात करता हूँ, तो ये आपका पड़ जाता है बड़ा, कह सकते हो जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात या फिर इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है आपका कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में एक शिमोगा नाम का जिला पड़ता है, जहाँ पर शरावती नदी पर जो है ये जलप्रपात है। यानी शरावती नदी पर ये जलप्रपात हो जाता है, जोग जलप्रपात, जो कि भारत देश के मायने में सबसे जो है ऊंचा हो जाता है। जबकि विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं तो एंजिल जलप्रपात हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपको लखनऊ पैक्ट से क्वेश्चन दे रखा है 1916। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लखनऊ समझौता कब होता है, 1916 में हुआ था। इसमें से आपको ये 3 फैक्ट दे रखे हैं, आपको ये बताना है क्या ये तीनों के तीनों फैक्ट सही हैं। ऑप्शन करके ऐसे दिया था, हालांकि स्लाइड में आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, उसमें ऐसे ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 1 2 करेक्ट है, या 1 2 3 तीनों करेक्ट है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे बात हो रही लखनऊ जो है समझौता, तो आपको पता है दिसंबर 1916 में ये जो है होता है लखनऊ समझौता। लखनऊ जो समझौता हुआ था, तो बोला जा रहा है कांग्रेस का जो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो 1916 में होता है। कहाँ पर होता है, ये आपका लखनऊ में होता है। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो आपको याद रखना है ये 31वें नंबर का जो है अधिवेशन था। अगर मैं बात करता हूँ इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है अंबिका चरण मजूमदार जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अंबिका चरण मजूमदार जी जो है इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, ये जो कांग्रेस था, कांग्रेस ने तो इसे कब अपना लिया था, 29 दिसंबर 1916 को ही इसे अपना लिया था। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इसे जो है कब अपनाया था, तो आपको याद रखना है 31 दिसंबर 1916 को, यानी 2 दिन के बाद जो है उसने इसे अपनाया था। अब इसमें देख लेते हैं, आपको ये पता ही है कि मतलब एक कांग्रेस हो गई, एक मुस्लिम लीग हो गई, इनके बीच में ये समझौता था। तो इसमें देख लेते हैं फैक्ट क्या है। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, उनके बीच एक समझौता हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अनुसार कोई भी विधायिका का काम नहीं करेगा यदि किसी भी धर्म के 3/4 से अधिक सदस्य इस तरह के प्रस्ताव के क्या होंगे, खिलाफ होंगे। तो ये भी बात सही है। लखनऊ समझौते ने 1920 से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें ही क्या हुआ था, जो आपके कांग्रेस के जो एक नरमपंथी और गर्मपंथी यानी चरमपंथी वाले जो व्यक्ति थे वो एक हुए थे। तो एक तरीके से 1920 में जो खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन होते हैं, उसमें भी जो है मुस्लिम सहयोग का, इसमें एक तरीके से हिंदू मुस्लिम सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया गया था। तो ये आपके तीनों के तीनों फैक्ट करेक्ट हो जाते हैं, कथन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि असम में कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। ये सभी को पता होना चाहिए कि जो है कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये असम में ही है। हालांकि इसमें अब दे ही रखा है, मतलब जो चीज़ें हमको याद रहती हैं वो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखा है। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है, असम में। मेला कौन सा लगता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अम्बुबाची का मेला लगता है। कहाँ पर, असम में अम्बुबाची का मेला लगता है।
उसके बाद इसमें ये पूछा है कि किस महीने में इसे मनाया जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ अम्बुबाची मेला की, तो ये जून महीने में जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? जून महीने में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये हर साल जून महीने में मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, जून महीने में मनाया जाता है। असम में ये कामाख्या माता मंदिर है, उसी मंदिर में ये अम्बुबाची मेला सेलिब्रेट किया जाता है। एक और आ जाता है इसी में, आप लोगों को पता होना चाहिए, रोंगाली बिहू उत्सव। कौन सा हो जाएगा? बिहू का नाम तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहू उत्सव, या फिर आपसे पूछ लेता है रोंगाली बिहू उत्सव, तब जाके इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब भी ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है और एक ये बसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है। ये ऋतु और कृषि से संबंधित इसे त्योहार भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में तैरती है? आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम अधिकांश धातुएं जो है वो जल के साथ क्रिया करके क्या करती हैं? जल के साथ, अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो क्या होती हैं? ठंडे जल में तैरती हैं, अर्थात वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इन सभी में से अगर देखा जाए तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो धातु है वो ठंडे जल में तैरती रहती है, अर्थात जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी की नहीं है? इसका मतलब इनमें से तीन कोई ना कोई मुंशी प्रेमचंद्र जी से संबंधित होगी, एक नहीं होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी की, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्हें जो है उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या और कहा जाता है? उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। अच्छा, ये नाम इनको क्यों दिया गया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इनका नाम मतलब जो है उपन्यास सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेखक होने के साथ साथ लेखक ही हैं, कहानीकार भी हैं। ये कहानीकार भी हैं और इसके साथ साथ उपन्यासकार भी हैं, इसलिए इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। अपने ये हिंदुस्तानी साहित्य के लिए बहुत ही फेमस है और इन्होंने लगभग 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे हैं और 250 से भी अधिक जो है इन्होंने लघु कथाएं लिखी हैं और कई सारे निबंध भी लिखे हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं जो आप एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध जो है कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। एक है निर्मला, क्या हो जाएगा? ये आपका निर्मला हो जाएगा। निर्मला के साथ साथ सेवा सदन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, कर्मभूमि, कफन, नमक का दरोगा, रंगभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, ईदगाह, मानसरोवर आदि, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें दी गई हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो जैसे मैं अगर बात करता हूँ, इसमें जैसे दिया है गबन के बारे में, तो गबन जो है वो इनकी पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? गोदान भी जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, मानसरोवर भी इनकी रचना है, लेकिन जो है गाइड इनकी रचना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइड। अब आप बोलोगे ये गाइड किसकी रचना है? तो गाइड जो है वो R.K. नारायण जी की है। किसकी हो जाएगी? R.K. नारायण जी की रचना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? गाइड जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सितंबर 2022 में जारी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, ये रैंक जारी की गई है 2022 में, लेकिन रैंक कब की है? सूचकांक कब का है? 2021 का है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, तो आपको याद रखना 132। कितनी हो जाएगी? 132 जो है इसकी जो है HDI इंडेक्स में भारत की रैंक हो जाएगी। ये कितने देशों में है? तो आप बोलोगे ये जो है 191 जो है देशों में है, यानी कि 100 जो है 91 देशों में भारत के जो मानव विकास सूचकांक में रैंक है वो 132 दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए शीर्ष पर कौन है, तो आप बताओगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो इस रैंक में शीर्ष पर है, उसके बाद नॉर्वे आता है, फिर उसके बाद आइसलैंड आता है। अच्छा, ये तो बात रही कब की? 2021 की। अगर आपसे पूछता है कि 2020 में क्या था, तो 2020 में इसका जो स्थान था वो 131 था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मैं यहीं पे कुछ जो है इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 35 जो है इसकी रैंक हो जाएगी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ग्लोबल
जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक जो है कितनी है, 35 है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया की राजधानी हम लोगों को पता है कि वियना है। वहाँ पर जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, जो दुनिया का सबसे अच्छा जो है रहने योग्य शहर माना गया है। तो उसमें किसको रखा गया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को रखा गया है। उसके साथ साथ अगर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 37th जो है इसकी रैंक हो जाएगी, किसकी, भारत की। तो ये कुछ रैंक थे जो हम लोगों ने इसके माध्यम से जाना, और भी रैंक हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है। तो इसके लिए जो आपका 91वां संविधान संशोधन है, इसमें ये बात बोली गई है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है, 15% जो है इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हो सकता है एग्जाम में हेल्पफुल कर सके, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये सब क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।